नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक पारिवारिक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चूल्हे में कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा की बयार बह रही थी। ऐसे में चारों भाई बहन चूल्हे के पास ही खाने को बैठ गए। माँ रोटियां सेक सबकी थाली में गर्मा गर्म परोसे जा रही थी कि तभी बड़े भैया यानी काशी भैया बोले, अम्मा आज से मुझे 2 रोटियां ज्यादा देना, मुझे रात में भूख लग जाती है। देख काशी, तू भले 2 रोटी ज्यादा खा लिया कर, पर तुझे दूध तो पीना ही पड़ेगा। आखिर आगे चल करके और ज्यादा पढ़ाई जो करनी है, इंजीनियर बनना है तुझे। इंजीनियर माँ ने काशी को समझाते हुए थाली में 2 रोटियां ज्यादा परोसी। 3 बहनों में सबसे बड़ा काशी माँ बाप की आंखों का तारा है। दोनों को बहुत आस है काशी से कि पढ़ लिख करके इंजीनियर जरूर बनेगा। वहीं एक और लड़के की चाहत में 3 बेटियां काशी से छोटी हैं। तीनों बेटियों में कमाल की बनती है। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। और तो और अगर भैया को कोई कुछ बोल दे तो तीनों उसकी जान खा जाती हैं। अम्मा मुझे भी थोड़ा दूध देना, मुझे भी खूब पढ़ करके भैया जैसे ही इंजीनियर बनना है। माँ की बातें सुन करके सबसे छोटी बेटी निम्मी बोली, अरे पागल, इंजीनियर लड़के बनते हैं, लड़की थोड़े ही बनती हैं। दोनों बहनें जो उससे बड़ी थी बोलते हुए हंस पड़ी। चुप करो, तुम दोनों जब देखो उसे सताती रहती हो। कोई बात नहीं निम्मी, तू इंजीनियर नहीं बन सकती है तो क्या हुआ, तेरा ब्याह हम किसी इंजीनियर से करवा देंगे। कहती हुई माँ भी मुस्कुरा उठी। पर निम्मी को बड़ा अजीब लगा कि जब भैया पढ़ लिख करके इंजीनियर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं बन सकती है। क्या लड़की है इसलिए इंजीनियर नहीं बन सकती, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि कक्षा में वो गणित में अच्छे नंबर लाती है और विषयों में भी उसकी अच्छी पकड़ है, फिर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती है? सब लोग तो पढ़ करके ही इंजीनियर बनते हैं, तो आखिर लड़का पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है तो लड़की पढ़ करके इंजीनियर काहे नहीं बन सकती है? 2 दिन से निम्मी के मन में यही सवाल हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। कक्षा में भी पढ़ने बैठी तब भी यही सोच रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लग रहा था। चुपचाप कोने में बैठी सहपाठी लड़कियों को खेलते हुए देख रही थी। निम्मी ख्यालों में गुम ही थी कि तभी पीछे से महेश ने ओ पुकारा, निम्मी बड़ी होशियार बनती है, जरा एक बार कबड्डी खेल में हम लड़कों को हरा करके तो दिखा। महेश बोल ही रहा था कि तभी निम्मी की सहेली कल्पना पास आ करके बोली, निम्मी आज तुझे जीतने के लिए जी जान लगानी देनी है। लड़कों से शर्त लगी है, जो लड़कियां जीती तो आज के बाद वो हमें कबड्डी मैदान में खेलने देंगे, कभी परेशान भी नहीं करेंगे। निम्मी की महेश से कभी नहीं बनती। वह अक्सर ही निम्मी को यह कह करके चिढ़ाया करता है कि तू लड़की है, चुपचाप पढ़ाई कर और घर जा, यूं लड़कों की तरह खेल कूद मत किया कर। उसकी बातें सुन करके निम्मी को बहुत उलझन होती थी। कल्पना की सुन निम्मी तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े पर लगी धूल साड़ी और कबड्डी के मैदान की ओर हो ली। चल, आज इन लड़कों को मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम निम्मी नहीं। निम्मी जोश से भरी हुई थी। खेल शुरू हुआ। एक तरफ लड़के तो दूसरी तरफ लड़कियां। लड़के अपने गुमान में थे, लड़कियों को हराना बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे, लेकिन निम्मी ने भी कमर कस ली थी कि आज आर या पार करके रहेगी। निम्मी की होशियारी और शारीरिक फुर्ती ने अपना कमाल दिखाया। लड़के चारों खाने चित्त हो गए। लड़कियां खुशी के मारे उछल पड़ी कि तभी महेश गुस्से से तंज कसता हुआ बोला, हूँ लड़कियां तो बेईमान होती हैं। बेईमान किसे बोला? निम्मी ने गुस्से से आंखें दिखाई। तुझे और किसे? महेश ने निम्मी को उकसाया।
2 दिनों से परेशान निम्मी महेश की सुन और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपना आपा खो बैठी और पास ही खड़े महेश पर झपटी। महेश ने स्वयं का बचाव करने के लिए कदम पीछे करना चाहा कि तभी उसके दोनों पैर आपस में उलझ गए और वह सिर के बल गिर पड़ा। मैदान में पड़े पत्थर से उसका सिर जा टकराया। 2 मिनट में महेश के सिर से खून की धारा बहने लगी। महेश के सिर से खून बहता देख दोस्तों ने उसे घेर लिया। स्कूल के शिक्षक सहित प्रधानाध्यापक भी आ गए। महेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 3 टांके लगे। दूसरे दिन निम्मी के पिता को स्कूल बुलाया गया। निम्मी ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। सभी यही बोलते रहे कि निम्मी ने गुस्से में महेश का सिर फोड़ डाला। देखिए घनश्याम बाबू, लड़की जात है इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूं, वरना यही हरकत किसी लड़के ने की होती तो इसकी खैर नहीं थी। मैं तो कहता हूं लड़की को पढ़ा लिखा करके क्या कराना है। फिर भी एक बार आप इसे समझा सकें तो समझा दीजिएगा, वरना फिर हमें दोष मत दीजिएगा। निम्मी के पिता घनश्याम बाबू प्रधानाध्यापक के आगे हाथ जोड़ करके सिर झुकाए खड़े रहे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस निम्मी की ओर गुस्से से देखते रहे। निम्मी अपने पिता से और उनके क्रोध से बहुत डरती थी। उनके आगे निम्मी की बोलती बंद हो जाती थी। निम्मी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपने पिता की गुस्से से भरी आंखें देख करके चुप रही। दरवाजे के ऊपर लड़की के खूबसूरत तख्ती पर बड़े अक्षरों में अंकित निम्मी सिंह देखते ही बनता है। दरवाजे से अंदर जाने पर बड़े से कमरे में बड़े से टेबल पर, जिस पर अनगिनत कागज पत्तर रखे हुए हैं, जिन्हें गौर से चश्मे के अंदर से देखती हुई निम्मी दिखाई देती है। कड़क गुलाबी सूती साड़ी में लिपटी हुई देखने में किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी दिखाई दे रही है। देखिए मिस्टर राहुल, मैं चाहती हूं कि हमारे स्कूल की लड़कियों को भी खेल कूद में रुचि बढ़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगले साल तक कबड्डी की एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी जो स्कूल से बाहर जाकर के खेल सके। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी मैम, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि लड़कों की टीम के साथ साथ लड़कियों की टीम को भी तैयार करना है, पर इसमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह यह कि लड़कियों के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कबड्डी जैसा खेल खेले। मिस्टर राहुल, यही तो चैलेंज है। आपको माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि खेल कूद जितना लड़के के लिए जरूरी है उतना एक लड़की के लिए भी। ठीक है मैम, मैं कोशिश करूंगा। इतना बोल करके मिस्टर राहुल कमरे से बाहर चले गए कि तभी निम्मी का फोन बज उठा। हेलो निम्मी दीदी, बाबूजी को फिर से दौरा पड़ा है, जो मुझसे संभल नहीं रहे हैं। ठीक है शांति, तुम उनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। निम्मी फोन रख तुरंत तेज कदमों से घर के लिए निकल पड़ी। कार चालक को तेज से घर की ओर चलने को बोल निम्मी पीछे की सीट पर जाकर के बैठ गई। निम्मी जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, वो आज एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी है। शहर में उसका नाम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में निम्मी ने बहुत संघर्ष किया है। घर पहुँच करके नहीं रहना मुझे इस कैद खाने में, मुझे अपने घर जाना है। पर बाबूजी, यह घर आपका ही है, मेरा घर है, जैसा कि मैं जानता ही नहीं हूं कि यह तेरा घर है। प्रिंसिपल निम्मी सिंह का घर है, मेरा नहीं। बाबूजी, क्या बेटी का घर पिता का घर नहीं होता है? निम्मी आंखों में आंसू भर करके बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं आज तक बेटी का घर किसी पिता का हुआ है जो आज होगा मेरा? घर तो मेरे काशी के बेटे के घर तो मेरे काशी के पास है। बेटे ही पिता का अंतिम सहारा होते हैं, बेटियां थोड़ी होती हैं। बोलते हुए बाबूजी मुझे बुझे हुए से कुर्सी पर बैठ गए। बाबूजी, आप परेशान ना हो, मैंने काशी भैया को फोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो तुरंत आकर के आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, जम करके खाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के मौसम में रह सकें। हाँ हाँ, तू सही कह रही है निम्मी, वहाँ विदेश में बहुत ठंड रहती है, मुझे जम करके खाना पड़ेगा। शांति, जल्दी से मेरा खाना लगाओ। मुस्कुराते हुए निम्मी के बाबूजी घनश्याम जी
जी किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे थे। स्वभाव से कड़क में पिता को इस परिस्थिति में देख करके निम्मी की आंखें नम हो आई थी। निम्मी 2 साल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनगिनत बार बाबूजी से झूठ बोल चुकी है कि काशी भैया उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने वाले हैं। आखिर निम्मी करे भी तो क्या करे। बेटे की आस लगाए बाबूजी बेटी के घर रहना नहीं चाहते और बेटा काशी ने पहले ही कह दिया है कि निम्मी बाबूजी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तब से ही निम्मी अपनी जिम्मेदारी पूरे तन मन से निभा रही है। पर बीच बीच में उसे भी लगता है कि जिस बाबूजी ने उन्हें इतना काबिल बनाया, उन्हीं बाबूजी से ऐसे कैसे काशी भैया मुंह फेर सकते हैं। बाबूजी की खुशी खुशी खाना खाने के बाद निम्मी दुखी मन से हताश सी अपने कमरे में आकर के बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए वो दिन आंखों के सामने घूमने लगे जिस दिन मां ने बाबूजी के दबाव में आकर के निम्मी को कसम दी थी कि वह कभी भी कबड्डी जैसा खेल नहीं खेलेगी। देख निम्मी, तेरी हरकत से बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो तेरा स्कूल से नाम ना छुड़वा दें। इसलिए तू कसम खा कि आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही लड़कों से भिड़ेगी। माँ की सुनकर के निम्मी डबडबाई आंखों से माँ की ओर देखती है। जो गलती ही नहीं, उसकी सजा मिलना निम्मी को अंदर तक तोड़ गया था। निम्मी माँ के सिर पर हाथ रख करके कसम खाती है कि वो कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही कभी भविष्य में लड़कों से उलझेगी। अब निम्मी को स्कूल में पल भर भी मन नहीं लगता था, क्योंकि एक तो वह अपना प्रिय खेल कबड्डी नहीं खेल सकती थी और दूसरे महेश अब उसके सामने सीना तान करके चलता था, जिसे देख निम्मी गुस्से से भर जाती थी, पर ना ही कुछ कह पाती और ना ही कुछ कर पाती थी। बस मन ही मन में कुढ़ती रहती थी। दिन बीते, साल बीते और निम्मी का स्कूल खत्म हुआ। काशी भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो चुका था, जिसके लिए बाबूजी ने अपनी पुश्तैनी मकान गिरवी रख छोड़ा था। किसी तरह जोड़ तोड़ करके निम्मी की बड़ी बहन शोभा का ब्याह घनश्याम जी ने अपने गांव के करीबी दोस्त के बेटे से कर दिया था। रही उससे छोटी रेखा, तो उसके ब्याह के लिए घनश्याम बाबू बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके नाक नक्श उतने आकर्षक नहीं थे, इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से परे निम्मी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। निम्मी जानती थी कि जब तक रेखा दीदी की शादी नहीं हो जाती है, उसके पास पढ़ने का समय है। अगर एक बार रेखा दीदी की शादी हो गई, फिर बाबूजी मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। निम्मी जोर शोर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इसी बीच रेखा दीदी की शादी तय हो गई। रेखा के होने वाला पति छगन एक नंबर का निकम्मा था। ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई अपना कारोबार था। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे, बस उसी के पैसों पर उसका गुजारा चलता था। रेखा को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाबूजी के आगे किसकी हिम्मत थी कि मुंह खोल सके। रेखा भी कुछ ना बोल सकी, पर उसने अपने मन की करने की ठान ली थी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बाराती नाचने में मगन थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बारात के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। छत पर से दुल्हन की सहेलियां समेत रिश्तेदार आदि दूल्हे की एक झलक देखने के लिए व्याकुल थी। कमरे में दुल्हन के जोड़े में अकेली बैठी रेखा अचानक से उठ खड़ी हुई और फिर पलंग के नीचे से एक बैग निकाला, जिसमें रेखा के स्वयं के कपड़े थे। बैग हाथ में थाम रेखा घर के पिछले दरवाजे से तेजी से सबकी नजरें बचा करके बाहर निकल आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे मोटरसाइकिल पर एक लड़का दिखाई दिया, जिसे देख करके रेखा मुस्कुरा उठी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर के चली गई। जाते हुए रेखा ने पीछे मुड़ करके देखा तो आसमान में आतिशबाजी की रोशनी से आंखें चौंधिया गई और फिर उसने दोबारा घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। रेखा जानती थी कि जो वह कर रही है बहुत गलत है, पर वह यह भी जानती थी कि जात पात पर विश्वास करने वाले बाबूजी रमेश, जो उसका प्रेमी है, उससे ब्याह करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और बाबूजी की मर्जी पर चल करके वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए रमेश, जो कि रेखा को बेहद प्रेम करता था, उसके साथ भागने को तैयार हो गई। रेखा को घर में ना पाकर के पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। निम्मी की माँ का रो करके बुरा हाल हो रहा था और वो बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी हुई थी।
रेखा के गहनों के साथ उसकी चिट्ठी देख करके अपने होश खो रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रेखा के पिता घर में एक दमड़ी भी नहीं ले गई थी। शादी के लिए बनवाए गए गहने भी उसने जस के तस वहीं बिस्तर पर रख दिए थे। वहीं दूसरी ओर घनश्याम बाबू अपने सिर पर हाथ रख करके हताश से बैठे थे। उनकी समझ में जैसे उनकी मस्तिष्क का साथ ही छोड़ दिया था। दूल्हा बना छगन मंडप में बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए 4 बार बुलावा भेज दिया था, पर कोई करे भी तो क्या करे। जब दुल्हन ही नदारत हो तो घनश्याम बाबू समझ गए कि आज उनकी बेटी ने उनकी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही सोच करके वह लड़के के पिता के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दीजिए प्रकाश जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी घर से भाग गई है, अब यह शादी नहीं हो सकती है। बोलते हुए घनश्याम बाबू लगभग फफक करके रो पड़े। बाबूजी को यूं रोते देख करके निम्मी को रेखा दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी को रोते देख निम्मी भी रो पड़ी। निम्मी की सिसकियां सुन लड़के के पिता निम्मी की ओर आशा भरी नजरों से देख बोले, घनश्याम बाबू, आप चाहें तो बारात बैरंग वापस नहीं लौटेगी। मेरे कहने का अभिप्राय है कि रेखा की जगह अगर निम्मी मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए तो आपकी और मेरे दोनों की इज्जत बच जाएगी। अगर आपको सही लगे तो लड़के के पिता प्रकाश जी के मुख से इतना सुनते ही घनश्याम बाबू का चेहरा एकाएक चमक उठा, जैसे प्रकाश जी ने मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। घनश्याम बाबू तो स्वयं चाहते थे कि रेखा के ब्याह के तुरंत बाद निम्मी का ब्याह भी कर दिया जाए। वह जल्द से जल्द बेटियों का ब्याह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ उन्होंने निम्मी की ओर देखा और पत्नी को बोले, निम्मी की माँ, बेटी को तैयार करो। आज एक बेटी इज्जत खराब की तो क्या हुआ, दूसरी बेटी हमारी इज्जत बचाएगी। घर में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और निम्मी से एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई। और निम्मी भी यह सोच करके चुपचाप मंडप में बैठ गई कि आज अपने पिता की इज्जत बचा करके बहुत महान कार्य करने जा रही है। लेकिन उसे बहुत जल्द ही समझ आने वाला था कि यह महानता उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। यह समझौता उसके सारे सपने तोड़ करके रख देने वाला था, उसके मन की कड़वाहट से भर देने वाला था। ब्याह के बाद निम्मी ससुराल आ पहुंची। निम्मी जैसे बहू पा करके सास ससुर और सबसे बढ़ करके पति छगन बहुत खुश थे, क्योंकि देखने में निम्मी रेखा दीदी से अच्छी थी। निम्मी जितने पिता की मर्जी के आगे अपने सपनों की आहुति दे दी थी, वह भी अब ससुराल वालों को अपना बनने और बनाने की जद्दोजहद में लग गई। शादी के बाद निम्मी के सपने अब दम तोड़ चुके थे। पति छगन को तो बस दैहिक सुख से मतलब रहता था। उसे निम्मी की रोजमर्रा की जरूरत से कोई लेना देना नहीं था। छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए भी निम्मी को सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता। 2 साल की शादी में निम्मी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं अब उसे रेखा दीदी का फैसला सही लगने लगा था। निम्मी की गोंद अभी तक सूनी थी, इसके लिए आए दिन सास और पति के ताने सुनने पड़ते थे। पर निम्मी को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ताने जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तब कभी कभी चिढ़ से निम्मी बोल देती कि भगवान ने सही किया, जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी निसंतान ही रहे तो भला है। एक दोपहर निम्मी सब्जी मंडी गई हुई थी। गर्मी काफी थी, निम्मी का गला प्यास से सूखा जा रहा था कि तभी गर्मी के कारण चक्कर खा करके गिर पड़ी। सामने से आ रही एक कार ने जल्दी से ब्रेक लगाया, नहीं तो निम्मी कार के नीचे आने ही वाली थी। कार में एक दंपत्ति बैठे हुए थे। वे फटाफट कार से नीचे उतरे और निम्मी को सहारा दे करके कार में बिठाया। तब तक निम्मी होश में आ चुकी थी। कार में सवार दंपत्ति कोई और नहीं बल्कि रेखा और रमेश थे, जिन्हें राजी खुशी देख निम्मी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। निम्मी, मुझे माफ कर दे, मेरे किए का भुगतान तुझे करना पड़ रहा है। मैं तेरी गुनाहगार हूँ। रेखा ने नम आंखों से बोलते हुए अपनी नजरें नीची कर ली। यह देख निम्मी हल्के से दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर के बोली, दीदी, तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है।
तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था, गलत फैसला तो बाबूजी ने किया था। पहले आपकी शादी उस छगन से तय करके और बाद में मेरी शादी उससे करवा करके। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप और जीजू दोनों नौकरी कर रहे हैं और जीजू से आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही कह रही हो, मैं अपने और अपने जीवन साथी से बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी एक बार माफ कर देते और तेरे जीवन को एक सही दिशा मिल जाती तो जीवन में और कोई दुख नहीं रहता। दीदी तुम बाबूजी की चिंता मत करो, बाबूजी की सोच को कोई नहीं बदल सकता है, इसलिए तुम इन सब बातों से अपना जी छोटा मत करो। और रही बात मेरी, तो मेरे भाग्य में जो लिखा था वही मिला है। निम्मी तू चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार तू हाँ कह दे, तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। दीदी रहने दो, मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई को लेकर के कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब तो उसी दलदल में जीना है और उसी दलदल में मरना है। मायूसी भरे लहजे में बोलती हुई निम्मी अपने घर की ओर चल पड़ी और इधर रेखा दीदी आंखों में पानी लिए निम्मी को ओझल होने तक देखती रही। निम्मी शारीरिक रूप से कभी मां नहीं बन सकती थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टर के करते ही छगन के माता पिता बेटे की दूसरी शादी के लिए बेचैन होने लगे थे। और एक दिन वही हुआ जिसका निम्मी को डर था। छगन ने माता पिता की सहमति से दूसरी शादी कर ली। निम्मी ने उस दिन बहुत बवाल मचाया, लेकिन जो हो चुका था उसे वह बदल नहीं सकती थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ रहना है तो 2 वक्त की रोटी खाओ और शांति से रहो, वरना जहाँ चाहे चली जाओ। इतने समय से सब कुछ झेलने के बाद भी निम्मी का ससुराल और पति के प्रति मोह भंग नहीं हुआ था, पर सौतन के आने के बाद उसे अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। निम्मी अब एक पल भी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह रेखा दीदी की सहायता लेगी। निम्मी बिना किसी से कुछ बोले एक दिन मायके चली आई। घनश्याम बाबू तो निम्मी के ससुराल वालों पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन निम्मी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। उसे दोबारा से उस दलदल में जाने के नाम से ही दहशत सी महसूस होने लगती। निम्मी ने ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की, चुपचाप छगन के तलाक लेकर के अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगा दिया। निम्मी की पढ़ाई का सारा खर्च रेखा दीदी और काशी भैया ने उठाया। काशी भैया की एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर नौकरी लग गई थी। निम्मी जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक शिक्षिका बनने की राह पर चलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मिलने के बाद निम्मी करीब 5 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ाती रही और स्वयं आगे भी बढ़ती रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हो गई, जो अपना एक स्कूल खोलना चाहता था। शिक्षा को लेकर के निम्मी में उसने एक जुनून सा देखा, जिससे प्रभावित होकर के प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने का प्रस्ताव रखा। निम्मी को एक राह मिल गई और आज 7 साल से निम्मी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और भली भांति कार्य भी कर रही है। पिछली जिंदगी भूल करके निम्मी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। पर एक जगह जहां आकर के वह आज भी लाचार सी हो जाती है, वह है निम्मी के बाबूजी घनश्याम जी। रेखा के घर से भागने के बाद मां बीमार रहने लगी थी और एक दिन स्वर्ग सिधार गई। वहीं पत्नी के गुजर जाने के बाद पिताजी यानी घनश्याम जी ने रेखा को उसके किए के लिए आज तक माफ नहीं कर पाए। बड़ी बेटी जिसे घनश्याम जी ने गांव में ब्याह दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल वालों ने बस उनकी मौत की खबर भेजी थी, यह भी पता नहीं चला कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे। और ना ही घनश्याम बाबू ने जानने की कोशिश भी की। बेटा काशी अब विदेश में जा बसा है और बाबूजी को अपने साथ नहीं रखना चाहता। उसने निम्मी के ऊपर बाबूजी की जिम्मेदारी सौंपी है, पर बाबूजी को बेटे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। घनश्याम बाबू दिन रात बस एक ही रट लगाए रहते हैं कि उन्हें काशी के पास विदेश जाना है, और निम्मी झूठ पर झूठ बोलती रहती है। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, घनश्याम बाबू की दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी।
कब गुस्सा हो जाएं और कब खुश हो जाएं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। जैसा कि घनश्याम बाबू बेटे के पास जाने के लिए मरे हुए थे, उन्होंने एक शाम चुपके से अपने किसी दोस्त से बोल दिल्ली तक की फ्लाइट की टिकट बुक करा ली। उसके आगे जाने के लिए ना तो उनके पास वीजा था और ना ही टिकट था। रात की फ्लाइट थी। घनश्याम बाबू ने किसी को भी भनक तक लगने नहीं दी। निम्मी भी स्कूल के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। मौका देख करके घनश्याम बाबू ने जल्दी से सामान से भरा एक बैग उठाया और फिर पहले महले के बालकनी से सटे एक खंभे के सहारे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर ताला लटक रहा था और वहीं पास में शांति सो रही थी। बेटे के पास जाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि घनश्याम बाबू जोखिम उठाने को तैयार थे। 2 घंटे बस का सफर करने के बाद घनश्याम बाबू रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली की उड़ान में अभी 4 घंटे का समय शेष था। घनश्याम बाबू बहुत खुश थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जोरों की भूख लगी है। बैग में 2 बिस्किट के पैकेट घनश्याम बाबू ने 2 दिन पहले ही रख दिए थे। लिहाजा घनश्याम बाबू बैग का चैन सरका करके बैग में हाथ डाल बिस्कुट का पैकेट खोजने लगे। पर ये क्या, बैग में ना तो बिस्किट के पैकेट थे और ना ही घनश्याम बाबू के कपड़े। उसके अंदर निम्मी के एकाध पुराने कपड़े और उसकी 2-4 डायरी पड़ी थी। घनश्याम बाबू आनन फानन में अलमारी से कोई दूसरा बैग ही उठा लाए थे। बैग में भरे हुए सामान में उन्हें एक छोटी सी डायरी बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। उन्होंने डायरी बैग से बाहर निकलने के बाद डायरी को खोला। डायरी निम्मी की थी। डायरी में लिखा एक एक अक्षर निम्मी के अपने शब्द थे, जिसे पढ़ करके घनश्याम बाबू की आंखें नम हो आई थी। डायरी के पहले पन्ने पर शीर्षक लिखा था, काश मैं बाबूजी का बेटा होती। 2 आंखें राह देख रही हैं जिनका कैसे समझाऊं कि नहीं आएंगे वो और ना ही अपने साथ ले जाएंगे। कब तक झूठ बोलती रहूं? कभी कभी मन मेरा बहुत बेचैन हो उठता है जब वो खाना नहीं खाते हैं, बच्चों की तरह जिद कर बैठते हैं। तब दिल करता है कि सब कुछ बता दूं कि जिस बेटे को आप सहारा समझ रहे हैं वो आपको बेसहारा छोड़ गया है। पर उम्मीद का दामन थामे बाबूजी के बेटे से जो आशाएं हैं उसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती हूँ। नहीं बोल पाती कि पराये देश ने भैया को पराया बना दिया है। भगवान क्यों बनाया मुझको बेटी? काश मैं बाबूजी का बेटा होती। मेरी उपलब्धियां देख मुझे नाज है तुम पर, कह वह भी इतराते और मैं फूली नहीं समाती। हाँ, काश मैं बाबूजी का बेटा होती। दूसरे पन्ने पर इस बात की तसल्ली है कि नहीं हूं मैं बाबूजी का बेटा। जो मैं बेटा होती तो शायद मैं भी काशी भैया जैसी होती। छोड़ पिता को देश में परदेश जा बसती। भूल जाती पिता के त्याग और बलिदान को। मैं तो एक प्रिंसिपल, बाद में पहले बाबूजी की एक बेटी हूँ। जो बेटी जो बाबूजी के बुढ़ापे की लाठी है और हमेशा हमेशा रहेगी। इधर घर पर भी बाबूजी को ना पा करके शांति के माथे पर पसीना के बूंदे उभर आई थी। अनहोनी की सोच दिल जोरों से धड़क उठा। शांति ने निम्मी को फोन लगाया। बाबूजी घर पर नहीं हैं। यह सुन करके निम्मी के भी होश उड़ गए। शांति, तुम कर भी क्या रही थी? तुम्हारे होते हुए आखिर बाबूजी घर से बाहर कैसे निकल गए? दीदी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। दरवाजे पर तो ताला जड़ा है, फिर बाबूजी कैसे चले गए? शांति, एक बार और पूरे घर को अच्छी से खंगालो। शायद कहीं छत पर टहलने चले गए हों। क्या बोल रही हैं दीदी? बाबूजी तो कभी भी छत पर टहलने नहीं जाते हैं। फिर भी आप कह रही हैं तो एक बार देख लेती हूँ। शांति दौड़ करके छत पर गई और वहां बालकनी से लटकती साड़ी जो खंभे में बंधी थी देख करके समझ गई कि बाबूजी उसी रास्ते से हो करके भागे हैं। सारी बातें सुन करके निम्मी को समझ आ गया था कि बाबूजी जरूर काशी भैया के पास जाने के लिए घर से निकले थे। निम्मी को घर पहुंचने में अभी समय था, फिर भी उसने फोन पर जान पहचान वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। पर किसी ने भी बाबूजी को घर से बाहर निकलते
निकलते नहीं देखा था, लिहाजा कोई कुछ भी नहीं जानता था। किसी तरह शाम तक निम्मी शहर पहुंच चुकी थी। घर जाने के बजाय स्थानीय थाने में पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। नम आंखें लिए निम्मी घर पहुंची कि दरवाजे पर बाबूजी को देख करके चौंक गई। आ गई बेटा, जाओ जा करके हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो जाओ, आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। घनश्याम बाबू निम्मी के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंच चुके थे और बिल्कुल सहज भी लग रहे थे। फिर भी निम्मी अपने आंसू बहने से रोकने का प्रयास करती हुई बोली, बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे आप? मालूम है कि मैं कितना परेशान थी, आपके सिवा मेरा कौन है? आपको कुछ हो जाता तो? बोलते हुए निम्मी फपक करके रो पड़ी। बेटी को यूं रोता देख करके घनश्याम जी भी रो पड़े और आगे बढ़ करके निम्मी को सीने से लगा करके चुप कराने की कोशिश करने लगे, पर जो कुछ भी उन्होंने किया वह सब मुंह से नहीं बता पाए। निम्मी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। 2 दिन के बाद जब घनश्याम बाबू के घर से भाग जाने की खबर उस दोस्त तक पहुंची जिसने घनश्याम बाबू को टिकट बुक करा करके दी थी, तब उसने निम्मी को सारी बात बता दी। तब निम्मी को समझते देर ना लगी कि बाबूजी काशी भैया के पास जाने के लिए घर से भागे थे, पर बाबूजी वापस घर क्यों लौट आए यह सब निम्मी नहीं जानती थी। एयरपोर्ट पर जब घनश्याम बाबू ने निम्मी की डायरी पढ़ी तब उन्हें अपने लाडले बेटे की सोच पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए किसी तरह उन्होंने अपनी पॉकेट डायरी में से बेटे का नंबर निकाला और एयरपोर्ट के अंदर से ही फोन लगाया। करीब 10 मिनट तक रिंग होने के बाद काशी ने फोन उठाया। हेलो काशी बेटा, कैसे हो? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मैं आज तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पिता के मुंह से इतना सुनते ही काशी का पारा चढ़ गया और लगभग चिल्लाते हुए बोल पड़ा, आपका दिमाग खराब हो गया है, यहाँ आकर के आप क्या करेंगे? ना तो यहाँ की भाषा समझ आएगी और ना ही मौसम रास आएगा। ऐसे में बीमार पड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। अब आप बताइए कि परदेश में मैं नौकरी छोड़ छाड़ करके आपकी देखभाल कैसे कर पाऊंगा? इसलिए जहां हैं वहां शांति से रहें, इसी में सभी की भलाई है। बेटे की ऐसी बात सुन करके इससे पहले कि घनश्याम बाबू कुछ बोलते काशी ने फोन कट कर दिया। उस दिन के बाद से अब घनश्याम बाबू कभी भी बेटे के पास जाने की जिद नहीं करते हैं। उनके स्वभाव में भी काफी बदलाव आया है। बेटे ने दिल तोड़ा जरूर है, लेकिन इस बात की तसल्ली घनश्याम बाबू को है कि निम्मी ने इस बात का एहसास कभी नहीं कराया। आज रविवार है, निम्मी सुबह सुबह तैयार हो करके घर से बाहर निकलने को है कि तभी घनश्याम बाबू निम्मी को तैयार देख करके आश्चर्य से बोले, आज भी स्कूल जाना है? नहीं बाबूजी, वो हमारे स्कूल की लड़कियों को दूसरे स्कूल की लड़कियों के साथ आज कबड्डी का मैच है, बस उसी के लिए जा रही हूँ। वाह, कबड्डी का मैच और वह भी लड़कियों का, सुनने में बहुत रोचक लगता है। तुम कहो तो मैं भी देखने चल सकता हूँ। घनश्याम बाबू ने इतना कहा ही था कि निम्मी के चेहरे पर एकाएक आश्चर्य के भाव उभर आए, क्योंकि बाबूजी को बचपन से लड़कियों का खेलना कूदना पसंद नहीं था। हाँ हाँ बाबूजी, आप भी चल सकते हैं। निम्मी का इतना कहना था कि घनश्याम बाबू मिनटों में तैयार होकर के आ गए। गाड़ी में बैठ दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। निम्मी ने देखा बाबूजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। इस बदलाव को देख करके निम्मी भी खुश नजर आ रही थी। बाबूजी जाते समय सोचने लगे कि मैं तो वह कस्तूरी मृग हूँ जिसकी नाभि में ही सुगंध रहती है और वह पूरे वन में उस सुगंध को तलाश करता फिरता है। समय रहते मुझे इस बात का एहसास हो गया कि निम्मी ही मेरा असली बेटा है। यह सोचते हुए बाबूजी मुस्कुराते जा रहे थे और निम्मी बाबूजी के मनोभाव से अपरिचित उनकी खुशी में खुशी हो रही थी। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।